तो चलिए 2 मिनट के अंदर हम 5 नंबर पक्के करते हैं। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के अंदर हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ये इसका अंग्रेजी में नाम होता है हमारे पास में बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी में इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समांतर, देखो त्रिभुज की ये एक भुजा बीसी है, इसके समांतर हम कोई लाइन खींचते हैं डी, टू क्या करना है एडी बटावा डीबी एंड एई बटावा ईसी, इतना सा करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रचना। रचना क्या करेंगे, मैंने इसके ऊपर 2 लंब डाल रखे हैं। एक तो डाला डीएम, देखो ये डीएम लंब दिख रहा है हमको, इसके ऊपर डाल रखा है। दूसरा ईएन, ये लंब डाला हमने एक डी के ऊपर, ठीक है। एडी चाहिए, तो एडी के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आधार और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो मैंने क्या किया ए डी ई, इसका मैंने निकाला है क्षेत्रफल। और कैसे निकालेंगे, 1/2, 1/2 लगा दिया। फिर करेंगे ये तो है इसका आधार और ये है ऊंचाई, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो डीबी से क्या करेंगे, आधार तो हमारे पास में ये है। कोई भी त्रिभुज अगर तिरछा होता है तो उसकी ऊंचाई यहाँ से हम जो भी इसके ऊपर लंब डालते हैं वो इसकी ऊंचाई होती है। मतलब ये जो ऊंचाई है वो ये वाली होती है, ना कि ये वाली होती है। इस वजह से इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो ये नहीं होकर क्या है एन ई है। तो यहाँ में क्या लिखूंगा, इसकी ऊंचाई एन ई लिखेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार के इसका और इसका निकाल लेते हैं। हमारे पास में एई है, तो एई से बनने वाला त्रिभुज तो ये ऊपर वाला जो पहले लिया था वही है, लेकिन इस बार आधार हम एई लेंगे और ऊंचाई हो जाएगी इसकी डीएम। तो मैं क्या लिखूंगा, आधार इसका एई लिखूंगा और इसकी जो ऊंचाई है ये तो हो गया आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या लिखूंगा, हमें डीएम लिख सकता हूं आराम से इस तरह से। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ईसी से बनने वाला त्रिभुज ये वाला है इस तरह से। ये तो हो गया इसका आधार, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तिरछा त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई ये होती है। तो इसका आधार तो हो गया ईसी, क्या लिखेंगे, आधार तो हो गया ईसी इंटू इसकी ऊंचाई हो जाएगी डीएम, यानी इसकी ऊंचाई फिर से क्या हो जाएगी डीएम। ये लिखते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, क्योंकि हमें एडी अपॉन बीडी चाहिए, तो ये एडी लिखा हुआ है और ये बीडी लिखा हुआ है। इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और इससे बनने वाला, इन दोनों को भाग दे देंगे। यानी समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 में देंगे और इधर भी हमें ऐसा कैसे चाहिए तो समीकरण 3 का भाग समीकरण 4 में देंगे, क्योंकि ये एई अपॉन ईसी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ क्या आंसर आएगा, 1/2 से तो 1/2 कट गया, ये एन ई से भी एन ई कट गया। यानी कि यहाँ आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में, आंसर आ रहा है एडी बटावा आ रहा है डीबी, और ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास में 3 कह सकते हैं। मतलब इस पूरे का मान ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्या किया मैंने, इसका भाग इसके अंदर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, ये डीएम से क्या हो जाएगा, डीएम कट जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास में क्या बच रहा है बताओ, ए ई अपॉन बच रहा है हमारे पास में ई सी, इस तरह से। तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। देखो नीचे वाला त्रिभुज इसके अंदर और नीचे वाला त्रिभुज इसके अंदर, ये दोनों ही त्रिभुज का मान अगर एक जैसा हो जाए तो मतलब इस पूरे का मान और इस पूरे का मान बराबर होना चाहिए। अगर कोई एक ही आधार से और ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं और एक ही आधार से हम जितने सारे त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, इन सबके क्षेत्रफल क्या होते हैं, हमेशा के लिए बराबर होते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं इन सबके क्षेत्रफल। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अतः हम इसके बराबर इसको ले सकते हैं। इसका मतलब इस छोटे वाले का और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल, इन दोनों का मैंने नाम लिया, दोनों आपस में बराबर देंगे। जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर हुए, इसका मतलब ये पूरा मान और ये पूरा मान बराबर हो गया, तो इनके मान भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला मान जो है और ये वाला जो मान है वो बराबर हो जाएगा। ए डी बटावा हम करेंगे ये वाला, यानी डी बी, और ये बराबर हो जाएगी हमेशा इसके लिए ए ई बटावा हम करेंगे ई सी, इस तरह से।